नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी, एईडीओ या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्पेशली बिहार में, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और जुलाई और अगस्त महीने का जो मैगज़ीन है, उस महीने में जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं बिहार के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसको कवर किया जा चुका है। आज हम लोग सितंबर महीने का करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। तो देखिए, 2025 इलेक्शन का टाइम था और बिहार सरकार उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। तो उन्होंने महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की थी। लेकिन उसी को क्या किया था जो जीविका स्वयं सहायता समूहों में शामिल थे, ठीक है। उसके बाद जो है इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए महिलाओं को, मतलब प्रत्येक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो इस योजना को संचालित करने के लिए जो नोडल एजेंसी है, उसका नाम है ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास विभाग। और इसकी सहायता के लिए एक और विभाग है, उसका नाम है शहरी विकास एवं आवास विभाग, जो इसका सहायता करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है भविष्य में कुछ संभावनाएं भी जताई गई है कि 6 महीने बाद जो है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद अगर देखा जाएगा कि ये सफल है, तो जो भी लाभार्थी है उसको 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा इसी के तहत, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि स्थानीय बाज़ार हो या फिर हाट जो होता है, वहाँ पर बाज़ार को स्थापित करेगा जहाँ महिलाएं स्वयं पदार्थ को मतलब निर्मित उत्पाद को बिक्री कर सकता है और वो सशक्तिकृत, मतलब स्वयं ही वो सुदृढ़ हो सकती है, ठीक है। और इससे होगा क्या कि बिहार में रोज़गार बढ़ेगा और जो लोगों का पलायन होता है वो भी रुकेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहीं पर एक और पॉइंट आ जाता है कि यह जो योजना है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि MFI, ठीक है, MFI क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इस पर निर्भरता क्या होगा, कम करेगा, है ना। और ये कम ब्याज दर पर व्यक्ति को क्या करेगा, ऋण उपलब्ध कराएगा। और इससे यहाँ जो है इस योजना के तहत सिर्फ उसी को लाभ मिलेगा जो जीविका के अंतर्गत पंजीकृत है या फिर सभी क्लस्टर संघीय संघ में उसके सदस्य बने हुए हैं। और पता है कि इसका बहुत वित्त पोषण जो हो रहा है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कर रही है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, बिहार राज्य जीविका निधि साख संघकारी संघ लिमिटेड, ठीक है। चलिए, अब इतना सारा बात अगर आप समझ गए तो इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, बोला गया है इसके संदर्भ में विचार करना है। अब पूछा गया है कौन सा कितने कथन सही है। तो यह जो योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय हेतु 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद इसका नोडल विभाग शहरी विकास एवं आवास नहीं, ये क्या करेगा, तो ये इसको सहायता प्रदान करने के लिए है। और इसका जो नोडल एजेंसी है वो है ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। योजना का मूल्यांकन 6 माह के पश्चात किया जाएगा तथा सफलता पर 2 लाख की अतिरिक्त सहायता संभावित है। तो बताए थे कि हाँ, अगर योजना का मूल्यांकन होने के बाद 2 लाख रुपया तक सहायता दिया जा सकता है। योजना का उद्देश्य बिहार से बेहतर रोजगार हेतु पलायन होने को रोकना, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो बोल रहा है कि कितने कथन सही है, तो देखिए, एक कथन ये सही है, दूसरा ये है और पहला है, तो 1 2 3 सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल आपका 3 हो जाएगा। आंसर इसका क्या बन जाएगा, 3, केवल सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। और ये भी चीज़ याद रखेंगे, यह जो योजना है पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करेगा और जो जीविका दीदी है उसके डायरेक्ट खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, त्वरित होगा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे,
चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी इसके बारे में बताइए। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा साख सहकारी संघ लिमिटेड के संदर्भ में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर निर्भरता कम करना, इसका मतलब ये सही है। इसके सदस्य जीविका के अंतर्गत पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय संघ होंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस संघ को केवल राज्य सरकार ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है, नहीं केवल राज्य नहीं, इसको जो सहायता मिलता है वो आपको केंद्र सरकार से मिलता है और राज्य सरकार से भी मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि केंद्र से भी सहायता मिलता है प्लस राज्य से भी सहायता मिलता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है और ये पीडीएफ आपको पता है कहाँ पर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया है टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ज्वाइन 3 SANKALP त्रिसंकल्प IAS। ये आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और पिछले जो 2 महीने का करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं जुलाई और अगस्त का, उसका भी पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास करंट अफेयर्स है वो कौन सा है, गुरु शिष्य परंपरा योजना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा योजना के बारे में जानना पड़ेगा। तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि कला और संस्कृति को, ठीक है, क्या किया है कला और संस्कृति साथ में युवा को कला संस्कृति और युवा विभाग ने गुरु शिष्य परंपरा का शुरुआत किया हुआ है, ठीक है। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो जो अनुभवी गुरु है युवा शिष्य है उनके बीच में जो पारंपरिक गुरु शिष्य प्रणाली है, गुरु शिष्य प्रणाली के माध्यम से जो है जो दुर्लभ लोक कला है, संगीत है, परंपरा है, चित्रकला है, उनको क्या करना है पुनर्जीवित करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके लिए सरकार ने 1.11 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया है, मतलब पैसा का सहायता के लिए। उसके बाद इसमें क्या होगा, मतलब इसमें टोटल याद रखिएगा 20 गुरु होगा और 20 संगीतकार होंगे और 160 शिष्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और इनको जो वित्तीय सहायता दिया जाएगा वो सीधे बैंक में हस्तांतरित किया जाएगा और जो गुरु है उसको टोटल जो है 15,000 रुपया मानसिक रूप से मिलेगा, मानसिक वेतन मिलेगा। मानसिक वेतन नहीं बोलेंगे हम लोग, एक तरह से ये छात्रवृत्ति है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति याद रखेंगे। गुरु को 15,000 मिलेगा। उसके बाद जो संगीतकार होंगे है ना, संगतकार, उसको संगतकार को 7,500 रुपया और शिष्य को 3,000 रुपया मानसिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यहाँ पर 2 वर्ष का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। जो भी कला इसमें चयनित होगा उसका 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और प्रत्येक जो भागीदारी होगा इस योजना के तहत उसमें जो है कम से कम जो है उसको महीना में कम से कम 12 दिन की उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अब इसके लिए पात्र कौन होगा, तो पात्र के लिए आप याद रखेंगे कौन होगा, तो जैसे यहाँ पर जो पात्र होगा वो आपका गुरु के लिए जो एज है वो कितना है 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो गुरु होना चाहिए वो बिहार का ही अस्थायी निवासी होना चाहिए और गुरु के पास जो है जो दुर्लभ या लुप्त प्राय कला है, मतलब जो विलुप्त हो चुकी कला है उसमें कम से कम 10 वर्ष का उनके पास अनुभव भी होना चाहिए। उनके पास उचित आवास प्रशिक्षण स्थल भी होना चाहिए और साथ में प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंच भी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गुरु के लिए है। अब इसका महत्व क्या है, तो आपको पता है कि जो वरिष्ठ कलाकार है उसको सम्मानजनक मानसिक आय भी प्राप्त होगा जिससे उसकी आजीविका सुनिश्चित हो जाएगी। और उसके बाद जो लुप्त प्राय कला है उसको वो पुनर्जीवित होगा, उसको संरक्षित किया जाएगा। और जो युवा प्रतिभागी है ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में उसको वो जो है अपने कौशल को संवर्धित भी कर सकेगा इस मंच के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। इस योजना में देखिए क्या बोला गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो गुरु को 15,000 मिलेगा, सही है। संगतकार को 7,500, ये भी। शिष्य को बोला गया है 5,000 मिलेगा, नहीं मैंने बताया था कितना हज़ार मिलेगा 3,000। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष, ये भी सही है। तो बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब जो देखिए दिया हुआ है वो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में दिया हुआ है। तो हमें जो है
मखाना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले करंट अफेयर्स का जान लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्रीय बजट 2025 का है उसमें बिहार के पूर्णिया में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में, तो याद रखेंगे बिहार के पूर्णिया में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में अगर हमें जानना हो तो यह क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो मखाना क्षेत्र है इसको सशक्त करेगा और मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा भी देगा और साथ में वैश्विक स्तर पर इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह काम करेगी। ठीक है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है तो क्या है कि मखाना के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या करेगा, ये जो इनके उत्पादन है उनके मानकों में वृद्धि करेगा। कटाई के बाद इसका क्या होगा, प्रबंधन में सुधार करेगा। उसके बाद जो उन्मेषी मतलब नवाचार नई प्रौद्योगिकी है उसको इसमें परिचित करेगा, मूल्य संवर्धन करेगा उसका, फिर प्रभावी विपणन और नियंत्रण निर्यात तंत्र को क्या किया जाएगा, मजबूत करेगा। और साथ में एफपीओस यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी सहायता करेगा ताकि वो केंद्रीय योजनाओं तक पहुंच बना सके। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इससे संबंधित। अब जो है ये कहाँ पर होता है मखाना, चलिए मखाना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मखाना को हम लोग जो है ना फॉक्सनट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉक्सनट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है यूरायल, है ना, इसका इंग्लिश लिख देते हैं EURYAL, यूरायल, FOR ऐसे FEROX, फेरॉक्स। ये एक टाइप का जलीय पौधा है। ठीक है, और ये पानी जो ताज़े पानी के तालाब है वहाँ पर उगता है और इसके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये फूटता है तो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है। मखाना में जो है कैलोरी और वसा का मात्रा कम होता है, लेकिन यह जो है प्रोटीन से समृद्ध होता है और इसके साथ साथ इनसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, इस तरह के कई आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, और सदियों से आपको पता है कि हिंदू में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो है ध्यान में अगर रखेंगे तो बिहार में जो है भारत के कुल मखाना का 90% उत्पादन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, याद रखेंगे मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जैसे मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, है ना, यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अब यह जो मखाना बोर्ड शुभारंभ किया गया है इसके कुछ लाभ भी है और कुछ चुनौती भी। लाभ जैसे बाजार में वृद्धि की संभावना, जैसे बेहतर पैकेजिंग होगा, है ना, ब्रांडिंग, मिथिला के ब्रांडिंग से इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। फिर जो मल्ला समुदाय है उनको सहयोग मिलेगा, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान होगा, उनको रोजगार उपलब्ध होगा, क्योंकि ये पुराने समय से क्या है, हाशिए वर्ग में है। फिर आर्थिक विविधीकरण होगा, इससे क्या होगा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे प्रभाव। इसके सामने कुछ चुनौती भी है, जैसे कम उत्पादकता और खेती जो है जो ये मखाना का खेती है वो श्रम प्रधान खेती है, मतलब काफ़ी अधिक श्रम लगानी पड़ती है यहाँ पर। और साथ ही सीमित स्थानीय बुनियादी ढांचे के कारण जो मखाना है इसको उच्च मूल्य पे नहीं बेच पाते हैं लोग, निर्यात की सुविधा अच्छी नहीं है ना, और वैश्विक लेवल पे हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। और एक समस्या और भी है कि बिहार में प्रसंस्करण उद्योग की कमी है। तो बिहार क्या करता है कि जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है, फिर वो मखाना बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करता है, इसको सेल करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जो आपको इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। बोर्ड के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। तो देखिए ये तो फैक्ट है, अगर ये पॉइंट अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस तरह के फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो 1000 करोड़ रुपये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1000 करोड़ नहीं है बल्कि 475 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखें तो स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देता है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और जो मिथिलांचल क्षेत्र में केंद्रित है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और 3 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आंसर
बी इसका सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा यहाँ पे नीचे में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके रेड करके फिर एमसीक्यू को सॉल्व किए। देखिए, एक और काम कर लीजिए, जब मैं ये आपको बता रहा होता हूँ ना, तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, अब जो देखिए न्यूज में है वो आपका क्या है, सेक्स सॉर्ट एंड सीमेंट सेंटर, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है। देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में ही सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ नाम पूरा देख सकते हैं, सेक्स सॉर्ट एंड सीमेंट सेंटर, बिहार के पूर्णिया में ही इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और यह जो है राष्ट्रीय गोकुला मिशन के तहत जो है 10 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, तो इसका जो उद्देश्य है कि डेयरी मतलब जो दूध उत्पादन क्षेत्र है उसमें परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, मतलब प्रति वर्ष जो है 5 लाख डोज, है ना, याद रखेंगे, 5 लाख डोज का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। और ये जो है यहाँ पर ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो अब जो है इसका महत्व क्या है, अगर जानेंगे इसका महत्व, तो इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत के पहल के अनुरूप है यह। और यह किसान या फिर जो उत्तर मतलब किसानों को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उचित दरों पर इसको ये उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका महत्व यह भी है कि इस प्रौद्योगिकी का ये बाछियों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। डेयरी फार्मिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि किसान और विशेष रूप से जो डेयरी से जुड़े हुए छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन मजदूर है, उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, ठीक है। तो अब पूर्णिया में जो सीमेंट सेंटर है ये केंद्रीय अनुदान से क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और ये भारत के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले सीमेंट सेंटरों में से एक है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला केंद्र है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और यह केंद्र जो है वर्तमान में प्रति वर्ष 50 लाख डोज का उत्पादन कर रहा है, जो डेयरी क्षेत्र में डेयरी उद्योग में वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब जैसे देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह जो सेंटर है उसको राष्ट्रीय गोकुला मिशन के तहत केंद्रीय सहायता के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो हमें जानना पड़ेगा कि RGM क्या है, ठीक है। RGM क्या है, RGM मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखिए, इसको जो है 2014 में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है स्वदेशी गौवंशीय नस्लों का विकास करना और उसका संरक्षण करना। फिर से सुनिएगा, स्वदेशी गौवंशीय नस्लों का विकास करना और नस्लों का विकास करना और संरक्षण करना। इसको जो है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और यह जो मिशन है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत ही इसको बजट दिया जाता है, ठीक है। अब जो है जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक बताते हैं ताकि कंटेंट अच्छे से आपको याद रहे कि यहाँ पर जो है जैसे एक नस्ल है गौ का, ठीक है, पुंगनूर, ठीक है, पुंगनूर, ये कहाँ पर है, AP आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यह जो देसी गौवंशीय नस्ल है इसका पतन हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि जो बहुमूल्य आनुवंशिक संसाधन थे उसके लिए तो ये खतरा हो गया। और ये एक ऐसा नस्ल है जो जलवायु प्रतिरोधी है और उच्च गुणवत्ता वाला दूध भी देती है और ये स्थानीय वातावरण के अनुकूल ढल भी जाती है। इसीलिए अगर हम सीमेंट सेंटर को क्या करते हैं, बनाते हैं और वहाँ पर इसको प्रिजर्व करते हैं, तो इससे भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको संरक्षित कर सकते हैं। और बाद में जो दूध उत्पादन है या डेयरी से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रजनन क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, RGM वंश परीक्षण होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो ये RGM है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो गौ जातीय उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को सशक्त करना, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, एक तरह का प्रजनन
प्रौद्योगिकी है जिसमें गर्भाधान के लिए क्या होता है कि शुक्राणु को मादा के प्रजनन अंग में कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, और इसमें IVF प्रौद्योगिकी भी लागू होता है। तो ये सब छोड़िए, अभी इतना टेक्निकल में हमको नहीं जाना है। तो इससे होगा क्या कि कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क बनेगा, डेटा प्रबंधन, सेवा वितरण होगा इससे, है ना। फिर देसी नस्लों का संरक्षण भी होगा, कौशल विकास और जागरूकता जैसे नवाचार, अनुसंधान, गौजातीय प्रजनन में अनुसंधान और नवाचार को समर्थन मिलेगा इससे, है ना। वित्त पोषण तो आपको बता ही दिया कि 100% अनुदान जो है वित्त पोषित किया जाता है RGM के सभी घटक पर, और कुछ आंशिक रूप से सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है जैसे IVF गर्भाधान में और लिंग क्रमबद्ध सीमेन में, नस्ल गुणन फार्म में। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जितना डिटेल से मैंने आपके साथ ये चर्चा की, अगर आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला गया है कि यह केंद्र राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 10 करोड़ की केंद्रीय संस्था के द्वारा विकसित, ये भी बताएं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, इसका मतलब ये सही है। इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख डोज है, बताए कि 5 लाख डोज है, लेकिन वर्तमान ये 50 लाख डोज प्रति वर्ष क्या कर रही है, उत्पादन कर रहा है। यहाँ प्रयुक्त गसौट प्रौद्योगिकी लगभग 90% सटीक से बच्चा मदा को जन्म सुनिश्चित, मैंने कहा था कि बच्चिया मतलब मदा बच्चे को जन्म देना ही ये सुनिश्चित करता है ताकि इसका आर्थिक लाभ हो सके, क्योंकि अगर गौ बच्चिया आती है तो उससे फिर आगे दूध उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो स्टेटमेंट सी भी अब तो आपको पता चल गया, डी क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। पूर्णिया सीमेंट सेंटर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपनी तरह का 5वां सबसे बड़ा केंद्र है, नहीं, मैंने आपको बताया था 5वां सबसे बड़ा केंद्र नहीं है ना। भारत में सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले सीमेंट केंद्रों में से ये एक है, लेकिन कहीं पर ये जिक्र नहीं कि ये 5वां सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए इसका मतलब ये क्या होगा, डी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ना कौन सा सही नहीं है, तो तीनों तो सही है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसमें मैंने कई सारे प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, तो आज ये लेक्चर थोड़ा छोटा रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि और जो भी बिहार के करंट अफेयर्स इसमें बचा हुआ है उसको मैं कवर कर लूं, और इसके साथ साथ इस महीने का जो नेशनल न्यूज़ है, जो महत्वपूर्ण नेशनल न्यूज़ है, मैं उसको भी कवर करूंगा। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि सितंबर महीने का कम से कम अगर 30 मिनट का भी पर वीडियो रखें तो 4 वीडियो इसका आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मिलने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करना है। धन्यवाद।